हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मॉक टेस्ट की सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड मॉक टेस्ट है। ये भी हमारा जीएस के से ही रिलेटेड है। इसमें हम जीएस के क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद के हम दो लेक्चर पार्ट 2 पर, सिलेबस के पार्ट 2 पर अपलोड किए जाएंगे आज ही थोड़ी देर में। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत से बच्चों ने का ये कहना था, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर तेज़ तेज़ बताइए, लेक्चर को तेज़ तेज़ कंप्लीट कीजिए, या फिर जिनको ऐसा लग रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं हल्के बोल रहा हूँ, तो वो अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलना शुरू करूँगा लेक्चर में। और कुछ ने कमेंट किए थे कि सर ऑप्शन मत पढ़ा कीजिए। तो अगर मैं सबके हिसाब से चलूंगा तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर ही नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं सबकी कंडीशन को फुलफिल करूंगा तो जाहिर सी बात है सबकी कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता मैं। तो मैं जिस तरह बना रहा हूँ मैं उसी तरह बनाता रहूँगा। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, स्किप कर दिया कीजिए ऑप्शंस। जब मैं बोला करूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया कीजिए, अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार आप उसको सेट कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। भुगतान संतुलन संतुलन में निहित होता है। और ये भी लेक्चर भी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले पार्ट 2 के दोनों लेक्चर आप कमेंट में बताइए कि बाइलिंगुअल लाऊं या सिर्फ हिंदी में अपलोड किए जाएं, क्योंकि बाइलिंगुअल लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अपलोड आज ही कर दिए जाएंगे दो लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भुगतान संतुलन में निहित होता है। पेमेंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंटेन्ड। दृश्य व्यापार या विजुअल ट्रेड, अदृश्य व्यापार इनविजिबल ट्रेड, ऋण डेप्ट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, जिसे बीओपी बोलते हैं। ये थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें ये तीनों ही इंक्लूड रहते हैं, विजुअल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और डेप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ए कंट्री रिसोर्ट्स टू डीवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, टू फिक्स ट्रेड बैलेंस, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, टू फिक्स द ट्रेड बैलेंस। व्यापार शेष होता है ट्रेड बैलेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? समता का अधिकार, राइट टू पैरिटी, इक्वेलिटी, जिसे इक्वेलिटी भी बोलते हैं, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फ्री राइट, राइट टू फ्रीडम। ये ट्रांसलेशन में काफी मिस्टेक है इस लेक्चर के अंदर, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ऑप्शन डी, सूचना अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होगा कि सूचना अधिकार का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है। यानी कि प्रेस की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसकी आजादी स्पष्ट रूप से, यानी कि बिल्कुल डिफाइन नहीं की गई है, क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंतर्निहित है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये किस आर्टिकल के अंदर अंतर्निहित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इनहेरेंट। किस आर्टिकल में? आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्लॉज ए, अनुच्छेद 19 क्लॉज, दो बार हो गया, क्लॉज 1 बी, क्लॉज 1 ए, क्लॉज 1 बी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 डी। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 क्लॉज सब क्लॉज 1, सॉरी क्लॉज 1 ए। तो इसमें मैंने थोड़ा तेज तेज कोशिश कर रहा हूं बोलने की, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ब्लॉक्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ऑप्शन ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दैट विल गाइड द स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। ऑप्शन बी, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ रैंडम पावर्स बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे, टू प्रोवाइड सच पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दैट विल गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की उच्चतम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट? ए, लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन बी पीट कोयला, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन डी बिटुमिनस कोयला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट कोयला। आपको पता होगा एंथ्रासाइट, फिर लिग्नाइट, सॉरी बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, ये इसका सीरियल होता है। ये सबसे ज्यादा कार्बन इसमें, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। यानी कि सबसे अच्छी ज्वलन क्षमता जो होती है, जलने की जो क्षमता होती है, वो एंथ्रासाइट कोयले के अंदर पाई जाती है। इसमें नमी की मात्रा सबसे कम होती है और इसमें नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां पाया जाता है? वेयर मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज इन इंडिया इज फाउंड? आंध्र प्रदेश तट से, फ्रॉम आंध्र प्रदेश कोस्ट। ऑप्शन बी, गुजरात तट से, फ्रॉम द गुजरात कोस्ट। ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से। ऑप्शन डी, तमिलनाडु तट से। तो इसका सही आंसर है सी, बॉम्बे हाई से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए, डिगबोई, ऑप्शन बी, बरौनी, ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी, मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिगबोई। डिगबोई आसाम में, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर ने भारत में कौन सी परंपरा प्रचलित की? व्हाट ट्रेडिशन डिड बाबर प्रिवेल इन इंडिया? ए है फारसी चित्रकला, पर्शियन पेंटिंग, ऑप्शन बी, राज दरबारी चित्रकला, ऑप्शन सी, चारबाग प्रणाली, ऑप्शन डी, ढालू दीवारों वाले भवन, स्लोपिंग वॉल्ड बिल्डिंग्स। तो इसने चारबाग प्रथा शुरू की थी, जिसको जहांगीर द्वारा सबसे ज्यादा अपनाया गया था। जहांगीर द्वारा, जो आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर चार बाग बने हुए हैं, कई कई पार्क, वो चार जो रास्ते समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करते थे, उन्हें चार बाग कहा जाता था। ये सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा, बाबर और जहांगीर के द्वारा ही इसको अपनाया गया था। हालांकि सारे मुगल शासकों ने लगभग इस चीज प्रथा को अपनाया था, इस तरह की प्रणाली को, लेकिन इन दोनों के द्वारा कुछ ज्यादा ही तरह के बनाए गए थे बाग। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? निम्न में से किसको जाता है? क्रेडिट ऑफ एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम एंड अबेटिंग चीटिंग गोज टू लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने ज्यादा चेंजेस करती है हर चीज में, तो एनसीईआरटी में ये चेंजेस क्यों नहीं किए जाते कि जिन लोगों ने या ब्रिटेन, पोर्तुगीज, डच या स्पेनिश लोगों ने, जिन्होंने भी हमारे यहाँ हुकूमत की है, शासन किया है 200 साल से के लगभग, तो उनके जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाता है। आज भी आपने एनसीईआरटी में, आप में से सभी ने पढ़ा होगा लॉर्ड। क्यों लगाया जाता है ये लॉर्ड? कि हम में से किसी को लॉर्ड का मीनिंग नहीं पता? सिर्फ डलहौजी नाम लेना चाहिए इन लोगों को, लेकिन वो जैसा दिया हुआ है उसी तरह मैंने नोट कर दिया। हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर मेरी ये पर्सनल राय है अपनी। आप में हो सकता है लोगों को पसंद हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि इन लोगों के नाम के आगे, जिन्होंने हमारे मुल्क पर हुकूमत की, उनके नाम से पहले हम लॉर्ड लगा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं उन्हें इतनी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर मेरे मुंह से वही निकल गया। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया वाज डन बाय हुम? ईरानियों द्वारा, बाय ईरानियंस, यूनानियों द्वारा, शर्कों द्वारा या कुषाणों द्वारा? इसका सही आंसर है ईरानियों द्वारा। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? पहला जैन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा है सिख धर्म से, या डी हिंदुओं से, हिंदू धर्म से। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा डिवाइस, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। मुझे लगता है कि इस पेपर में पार्ट ए में आपसे कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है पार्ट बी में भी पूछे जाएं, तो इसलिए मैंने कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं मॉक टेस्ट में। तो इसका सही आंसर द डिवाइस कन्वर्ट्स द डेटा एंड प्रोग्राम अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस इनटू द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन है ए प्रिंटिंग, बी आउटपुट, सी इनपुट, डी मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। अगला है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट प्रिंसिपल डज ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स? पहला है गणना यानी कि कैलकुलेशन, दूसरा है मापन यानी कि मेजरमेंट, तीसरा है ऑप्शन सी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है लॉजिकल। तो इसका सही आंसर होगा ए गणना यानी कि कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? ए स्टोरेज, बी आउटपुट, सी सॉफ्टवेयर, डी इनपुट। सभी को पता होगा कि ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी इनपुट। अगला क्वेश्चन है जो डिवाइस है सूचना संग्रहित करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिन्हें प्रयोग करता है उन्हें डैश 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 यानी कि क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। द डिवाइसेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन एंड विच कंप्यूटर्स यूज टू डू वर्क आर कॉल्ड इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। इसका सही आंसर है स्टोरेज डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत के अनुसार सबसे कम है? मैंने इसीलिए आपसे पिछले लेक्चर में भी ये कहा था कि मॉक टेस्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बल्कि आपकी थिंकिंग को इसका मकसद आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करना होता है, ताकि मॉक टेस्ट में आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ताकि हो सकता है बहुत सी जगह को आपने कवर कर लिया हो और बहुत से एरियाज को मॉक टेस्ट में कवर किया गया हो, तो आपको रिकॉल हो जाए कि अरे ये एरिया तो मुझसे छूट ही गया, एक बार मैं इसको भी देख लूँ। तो ये मैंने जनसंख्या यानी कि सेंसस से लिए हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सौ का ध्यान भी नहीं गया हो कि सेंसस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें आ सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है एजुकेशन से, तो आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत के अनुसार सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस देश में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज द लोएस्ट बाय परसेंटेज? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बिहार और चौथा है ऑप्शन हमारा नागालैंड। तो इसका सही आंसर है बिहार। विकल्पों के अनुसार मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 11.29% नगरीकरण का न्यूनतम स्तर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 10.03% के साथ भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद बिहार का नंबर आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर बिहार है क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 65.6, 64.6, 66.6 या 63.6%? तो इसका सही आंसर है 64.6%, 64.6%। अगला क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द मिनिमम पॉपुलेशन सिटी ऑफ इंडिया? सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो पहला है दिसपुर, दूसरा है भिंड, तीसरा है ऑप्शन सी दिबांग घाटी और चौथा है शिलोंग। दिसपुर पता है होगा आप लोगों को, शायद आसाम में है, भिंड आपका एमपी में, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में और शिलोंग तो सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन सी दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ये याद रखना है आपको, जिले की बात हो रही है, एक शहर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 21.7, 20.7, 6% या 22%? ये स्टेट स्पेसिफिक है, यानी इस तरह के तो क्वेश्चन आने के चांस ना कि ही बराबर है क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसका आंसर है 20.7%, 20.7%। अगला क्वेश्चन है हमारा घाट प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ मैंने एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल हैं, जैसे कि आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आपको लेना है, एक नज़र इस पर डाल लेनी है। जो फेमस बड़े स्पेशली आप नेशनल पार्क ही देख लीजिए जो फेमस होते हैं या न्यूज़ में अक्सर रहते हैं नेशनल पार्क, आगे उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घाट प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? झारखंड, कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? पहला है ओडिशा,
ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद नदी, और आपका माता टीला बांध बेतवा नदी। इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, जैसा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली फैक्चुअल हों, और ऐसे फैक्ट्स जो पुराने फैक्ट्स हो कि किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, या फिर कौन सा संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थित है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो राजघाट बांध यमुना, राजघाट बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि मिसलिनियस में की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो जो हम लोगों को पता है, हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से एकदम के इस एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप मिसलिनियस के कैटेगरी में रख सकते हैं। इन विच ईयर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड? अंतर्राज्यीय 1955, 1956, 1957 और 1958। तो इसका सही आंसर है 1956। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले 2 लेक्चर हमारे पार्ट बी से रिलेटेड होंगे, भाग 2 से शैक्षणिक प्रशासन और प्रबंधन से रिलेटेड होंगे, और आपको 4 बजे एक लेक्चर और एक लेक्चर रात को 10 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा, और वो उसको आप रेगुलर विजिट कीजिए चैनल को। थैंक यू। हाँ जी।